तो आइए आज देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सदी। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव आया है। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। यानी आज का जो कंप्यूटर दिख रहा है सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया है। तो ये धीरे धीरे इसमें विकास हुए, धीरे धीरे बदलाव हुए। ठीक है, तो कब क्या बदलाव हुआ, इसको 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो कि प्रमुख तकनीकी विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यह मात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई थी और तब से यह चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया है। यानी यह धीरे धीरे जो है आपका कंप्यूटर बड़े रूप से छोटे रूप में आया और प्रोसेस धीरे धीरे इसका बढ़ाया गया। यह अलग अलग जो है समय पे बढ़ाया गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और धीरे धीरे जो है इसमें आज इसको एआई तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस सदी में क्या क्या चेंजेस हुए थे। कंप्यूटर को तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, जिसको 1940 से 1956 के बीच में रखा गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। यानी जो प्रथम चरण था, फर्स्ट जनरेशन था। तो इस सदी में जो है कंप्यूटर के में वैक्यूम ट्यूब चलता था। क्या चलता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता था, जिसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। यानी कोडिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया था? 0 और 1 का। यह पूछता है कि मतलब कोडिंग का जो प्रयोग किया जो है किसके रूप में किया गया था। ठीक है, ये 0 और 1 के रूप में किया गया था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। जब वो ट्यूब चलता था तो उससे क्या होती थी? ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी। इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी और ये ज्यादा बिजली का उपभोग करते थे। जब उस समय की पहली सदी के कंप्यूटर चलते थे तो गर्मी ज्यादा होती थी, जिसमें एयर कंडीशन का यूज किया जाता था और सब मिलाकर के उसमें बिजली का खपत भी ज्यादा थी। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम पे इसमें है, जैसे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जैसे एनियक, इसके बाद है एडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, IBM, इसके बाद IBM 650। ये सभी आपके कंप्यूटर के प्रकार हैं उस समय के। ये आपके वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थे, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसी आधार पर चलता था। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन आया 1956 से लेकर के 1963 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यानी सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क को प्राथमिक भंडार उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यानी जो स्टोरेज था तो वो चुंबकीय टेप के रूप में लगा था। किसके रूप में लगा था? चुंबकीय टेप। यानी जो उसमें मेमोरी बनाया गया था, कंप्यूटर स्टोरेज बनाया गया था, वो टेप के रूप में बनाया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। ये पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किस सदी में किया गया था? तो ये सेकेंड जनरेशन में किया गया था और सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर भी लगाया गया था। इसका उपयोग साइंटिस्ट, इसके बाद कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं, जैसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1620, IBM 1401, IBM 7094,
CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108, इस प्रकार के कंप्यूटर के मॉडल होते थे। ट्रांजिस्टर का ये आपका प्रारूप होता है, ये फिगर होता है। इस प्रकार से आपका जो ये ट्रांजिस्टर था वो सेकेंड जनरेशन में लगाया गया था। थर्ड जनरेशन देख लीजिए 1964 से लेकर के 1971। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया गया था। पूछता है कि आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या ये भी पूछ सकता है कि आईसी किस सदी में लाया गया था, तीसरी सदी, या तीसरी सदी कब से कब तक है, 1964 से 1971 तक। आईसी का आविष्कार जैक किल्वी ने 1959 में किया था। इसमें एक सिंगल आईसी में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं, यानी कई कंपोनेंट को मिला करके एक कंपोनेंट बनाया था ट्रांजिस्टर आईसी, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होते हैं उसमें मतलब आपका ट्रांजिस्टर भी होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, कई कंपोनेंट एक साथ लगे होते हैं। आईसी चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। जब आईसी का खोज हो गया उसी समय से कंप्यूटर की जो स्पीड है वहां से बढ़ना शुरू हो गया था और इसका आकार छोटा हो गया था क्योंकि कई कंपोनेंट इनबिल्ट हो गए थे एक साथ, ठीक है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये सब इनबिल्ट होकर के आईसी बन गए थे। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज होते थे, ये बिजली की खपत कम करते थे। जब कंप्यूटर की कंपोनेंट बड़े होते थे तो चलाने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक जो है बिजली की खपत जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी। जब ये आकार में छोटे हो गए तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी खपत कम हो गई, बिजली खपत कम हो गई। ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर का आकार किस सदी में छोटा हुआ, तीसरी सदी में हुआ, और बिजली का खपत कम हो गई तीसरी सदी में हुआ, और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। ये कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कॉमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे IBM 360 सीरीज, इस प्रकार से मतलब PDP भी आ गया था और मतलब IBM की ज्यादा उस समय कंप्यूटर फेमस हुआ करते थे। ये आपका आईसी है, जैसे एक आईसी जो है कई कंपोनेंट को मिला करके बनी होती थी, ठीक है। तो आईसी का आविष्कार कब हुआ था, तीसरी सदी में। तो आईसी बनने से हमारा जो कंप्यूटर का साइज है वो कम हो गया था, जिससे बिजली की खपत कम हो गई थी। फोर्थ जनरेशन देख लीजिए, चौथी सदी। फोर्थ जनरेशन 1972 से लेकर के 2010, यानी इसको 71 में ही खत्म हुआ था, इसको 71 ही मानेंगे, ठीक है ना। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यानी ये पूछता हमेशा LSI का पूरा नाम, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक होता है ULSI, यू मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये नाम आपको पूछता है एग्जाम में। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजैक्शन एक छोटे से सिलिकॉन चिप पे लगाए गए थे। अब क्या हुआ था, इसमें LSI का प्रयोग किया गया और अधिक से अधिक जो ट्रांजिस्टर थे वो छोटे चिप में कन्वर्ट हो गए थे। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। यानी LSI आने से आपका जो है जो अधिक से अधिक कंपोनेंट थे वो कम कंपोनेंट, छोटे कंपोनेंट में बदल गए चिप में, ठीक है, जहां से एक माइक्रो प्रोसेसर बना। क्या बना, माइक्रो प्रोसेसर। ये पूछा जा सकता है कि CPU में यूज होने वाला आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किस सदी में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है, चौथी सदी में किया गया था। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया क्योंकि इस सदी में जो आकार थी एकदम छोटी हो गई थी, माइक्रो जैसा, इसलिए कंप्यूटर को भी माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे।
जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उस समय वो विंडोज बना चुकी थी, ठीक है, कंप्यूटर चलाने के लिए। इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी समर्थन किया। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते थे। जो प्रोग्राम इस समय हैं, आज के समय भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में उसी समय से लिखा जाता था, जैसे कि C और C++, ठीक है। C और C++ को मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता था, ठीक है, और अभी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज की शुरुआत वहीं से हुई थी, C और C++ से। ये भी पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ लैंग्वेज कौन सा है, C या C++। और एक होता था DBase यानी डाटाबेस होते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे IBM, जैसे वही जो कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो कई सीरीज में अपना कंप्यूटर निकाली थी। जैसे इस समय देखेंगे कि जो है स्मार्टफोन कई कंपनियां कई सीरीज निकाल लेती हैं, तो ऐसे उस समय जो सबसे प्रसिद्ध जो कंपनी थी वो IBM थी। फिफ्थ जनरेशन देख लीजिए, 5वीं सदी। फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर के कंटिन्यू, मतलब आज तक का है और का कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी अल्ट्रा लार्ज है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को डेवलप किया जा रहा है, यानी AI है ये अभी इसको और भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें खुद से सोचने की शक्ति होगी। इस जैसे पहले के कंप्यूटर में जो है फीलिंग नहीं होता था, लेकिन इस समय जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे, भविष्य में जो बनाए जाएंगे, उसमें जैसे आप कुछ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो वो अपने वातावरण के अनुसार, काम के अनुसार, देखने के अनुसार सोच सकता है, समझ सकता है, और उसके स्वरूप वो एक्शन ले सकता है। जैसे आप देख करके कुछ एक्शन लेते हैं ना सोचकर, वो भी देख करके सुन करके कुछ एक्शन लेगा, ठीक है। फीलिंग ये सब सारी चीजें आपके AI के माध्यम से होगा। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर हैं इसमें 32 बिट होते हैं और 64 बिट होते हैं। तो इसमें जो है इस अवधि के दौरान 64 जो बिट हैं वो माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया नेटवर्क अनुप्रयोग, यानी ऐसे एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमोबुक, अल्ट्राबुक। इस समय के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, ये सभी गैजेट्स आपके जो है 5वीं सदी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे आप लोग परिचय होंगे डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कॉम्पटॉप से, टैबलेट से, ये सब क्या चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे गैजेट्स हैं जो 5वीं जनरेशन, इस समय प्रेजेंट जनरेशन में बनाए गए हैं, ठीक है। और इन सबों में AI का विस्तार हो रहा है और AI आगे तक जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि AI वहां तक चला जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप से सोचेगा और डायरेक्ट एक्शन लेगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर होगा वो IT गैजेट्स होगा, इसको हम अगले दिन देखेंगे।